नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 5 दिसंबर शिफ्ट 1 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि R चलने की चाल की तुलना में दोगुनी चाल से जॉगिंग करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चाल और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जॉगिंग, और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, और जॉगिंग की तुलना में दोगुनी चाल से दौड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दौड़। अभी जो चाल और जॉगिंग का अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:2, और हमें बताया हुआ है कि जो वो दौड़ता है वो जॉगिंग से डबल स्पीड से दौड़ता है। तो ये हो जाएगा इधर 4। तो ये R की स्पीड का रेशियो आया है। जब वो चलता है तो उसकी चाल होती है 1, और जॉगिंग करता है तो उसकी चाल होती है 2, और दौड़ता है तो उसकी चाल होती है 4। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वह अपने घर से ऑफिस तक आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे उसका ऑफिस है, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसमें से आधी दूरी वो चलकर तय करता है, और जो आधी दूरी है उसको वो जॉगिंग करके तय करता है। अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। मतलब जो ऑफिस से चलता है तो यहाँ तक की दूरी वो सेम जॉगिंग करके तय करता है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है उसको वो दौड़कर तय करता है। तो अभी क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ है घर से ऑफिस तक, और ऑफिस से घर वापस आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल किलोमीटर/आवर में कितनी है। अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो यहाँ पे उसकी चाल है 5, तो ये हो जाएगी 10, और यहाँ पे हो जाएगी उसकी चाल 20, और उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे 5 किलोमीटर, यहाँ पे 5 किलोमीटर, और यहाँ पे 5 किलोमीटर, और यहाँ पे 5 किलोमीटर। और हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो है 10 और 10 20 किलोमीटर, तो 10 + 10 लिख लेते हैं, और अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। तो वो चलकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस टाइम पे स्पीड है 5, तो 1 घंटा। तो 1 प्लस में जब वो जॉगिंग करता है तो उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर/आवर, और 5 जाता है और 5 वापिस आता है, तो टोटल जॉगिंग करके वो 10 किलोमीटर चलता है, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर/आवर। तो 10/10 तो 1 घंटा लगेगा। तो एक और ऐड कर लेते हैं इसमें, तो प्लस में अभी वो 5 किलोमीटर की दूरी दौड़ कर तय करता है, और उस टाइम पे उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम आ जाएगा 1/4 घंटा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा 20 तो 2 + 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/4 घंटे। तो 4 को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो यह आ जाएगा 80/9, और ये आई है एवरेज स्पीड, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का कोण समद्विभाजक भाजक है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये पॉइंट है A, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है, और AD कोण A का कोण समद्विभाजक है। तो यहाँ से हम इसका कोण समद्विभाजक बना देते हैं AD। तो ये और ये एंगल बराबर होगा यदि AB = 8.4 सेंटीमीटर है, ये है 8.4 सेंटीमीटर, और AC = 5.6 सेंटीमीटर, ये भुजा है 5.6 सेंटीमीटर, और DC = 2.8 सेंटीमीटर है, ये भुजा है 2.8 सेंटीमीटर। तो भुजा BC की लंबाई क्या होगी, तो हमें भुजा BC की लंबाई बतानी है। तो BD और DC का रेशियो होता है AB और AC के रेशियो के इक्वल। इधर है 5.6 और यहाँ पे है 2.8, मतलब जो ये भुजा है ये AC की हाफ है, तो ये जो BD भुजा है ये AB की हाफ हो जाएगी, ये हो जाएगी 4.2 के इक्वल। हमें BC की लेंथ बतानी है, तो 4.2 और प्लस में 2.8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 1 7, तो ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है।
तो उसको हम ए मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू है 5.6 सेंटीमीटर। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है? तो गोले की रेडियस हम मान लेते हैं आर। तो आर किसके इक्वल होगी? वो जो घन की भुजा है उसकी हाफ होगी, तो a/2। तो ये आ जाएगी 2.8 के इक्वल। तो इधर से अभी हमें गोले का वॉल्यूम निकालना है, और गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अभी सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो 4/3 और इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में आर की वैल्यू हो जाएगी 28/10 और इंटू में 28/10 और इंटू में 28/10। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 7 से इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 7 चौक 28। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 4 चौक 16 और इंटू में 22 और इंटू में 28 का स्क्वायर होता है 784 और अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 1000। अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 22 और इंटू में 16 चौके 64, 4 6 हासिल 16 8 128, 128 और 6 134। तो ये 4 आएगा। 13 हासिल और 16 सत्ते होता है 112, 112 और 13 125 आएगा और अपॉन में यह आएगा 3 इंटू 1000। अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी? ये आएगी 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10 की 0, 1 हासिल 12 दूनी 24 और 1 25। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2 5 0 8 और 8। अभी हम इनको ऐड करेंगे तो यह आएगा 8 और 8 16। तो इधर 6 आएगा, तो 8 और 1 9, इधर आएगा 5, इधर 7 और इधर 2। अभी हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 निम 27, तो इधर 27, फिर 5, तो फिर इसको 1 पे लेके जाएंगे तो 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, इधर 9 आएगा, फिर ये आएगा 3 निम 27, फिर इधर 27 लिखेंगे तो इधर आएगा 2, तो फिर इधर से 6 उतार लेते हैं तो 3 8 24, फिर 2 बचेगा तो 8 उतार लेते हैं तो फिर 3 निम 27, तो फिर 1 बचेगा और इसके अपॉन में था 1000। तो यहाँ पे 3 अंकों को छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 91.989 सेंटीमीटर क्यूब। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि 5250 रुपए की एक राशि 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9870 रुपए हो जाएगी। तो ये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये हमें अमाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इधर से SI निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा 0 में से 0 0, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो यह है सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी हमें बताना है कि कितने समय में। तो टाइम हमारा हो जाएगा SI 4620 और इंटू में 100 और अपॉन में रेट आएगी इधर तो अपॉन में 11 और इंटू में यह आएगा प्रिंसिपल 5250। अभी इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कट होगी, 11 से इसको कट करें तो 11 चौक 44 और 11 दूनी 22। अभी इसको 25 से कट करें तो 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। 21 से इसको कट करेंगे तो 21 दूनी 42। तो टाइम हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 वर्ष और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए ₹1,500 प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया। उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा? तो एक कमरे का जो किराया है वो है 1500 रुपए, तो 2 कमरों का किराया हो जाएगा 3000 रुपए। तो इधर सबसे पहले लिखेंगे 3000। इसके बाद होटल वाला 12% की छूट देता है इस अमाउंट में, तो इसका 12% कितना होगा? 12 3 36, 360। तो इसमें से 360 को माइनस करेंगे तो इधर 0 आएगी, इधर 4 आएगा, इधर 6 और इधर 2।
तो यह आया है 2640 के इक्वल। इसके बाद उसको SBI के कार्ड पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो इसका 5% कितना होगा, तो वो होगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो इसमें से हम ये भी माइनस करेंगे तो इधर 8 आएगा, इधर 0, इधर 5 और इधर 2, मतलब उसे 2508 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि राम ने एक प्लाट को 20% हानि पर 4 लाख रुपए में बेचा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। मतलब जो ये वैल्यू है ये 80% की वैल्यू है। तो इसको हम लिख लेते हैं, 80% की जो वैल्यू है वो है 4 लाख के इक्वल। तो हमें बताना है कि 5% का अगर लाभ लेगा तो वो उसको किस मूल्य पर बेचेगा। मतलब हमें 105% की वैल्यू बतानी है। तो 105% की वैल्यू हो जाएगी 4 लाख और इंटू में 105 और अपॉन में 80। तो 80 से अगर इसको कट करें तो 0 से 0 कट होगी, 8 से इसको कट करेंगे तो यह आएगा 8 पंजे 40 और इसके बाद 3 0। अभी अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो सबसे लास्ट में तो 3 0 आएंगी। तो यह आएगा 5 5 25 और 5 एकम 5। तो उस प्लाट को बेचेगा 5,25,000 रुपए में। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। कितनी दूर किलोमीटर में दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में 450 मीटर। तो ये लिख लेते हैं 450 और इन दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 1 के इक्वल, क्योंकि 8 - 7 1। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये आ गया अपॉन में 1। तो टाइम इधर से आ गया 450 सेकंड के इक्वल। तो अभी हमें बताना है कि कितनी दूर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। मतलब पुलिसकर्मी कितनी दूर तक दौड़ता है। तो पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है, वो है 8 के इक्वल। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पुलिसकर्मी की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको अगर सोल्व करें तो यह आएगा 0, 45 अट्ठे होता है 360। तो यह आ जाएगा 3600 मीटर के इक्वल। अभी हमें बताना है इसको किलोमीटर में, क्योंकि हमें ऑप्शन दिए हुए हैं किलोमीटर में। तो ये हमारा हो जाएगा 3.6 किलोमीटर के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि निम्न तालिका भारत के 8 विभिन्न राज्यों में वार्षिक वर्षा की मात्रा को इंच में दर्शाती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार देखी है, मतलब इमीडिएट ईयर्स में। तो अभी हम इधर देखें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ राज्य टी और इधर है 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये है ईयर्स। तो सबसे पहले राज्य टी में देखते हैं। तो यहाँ पे 80 से 85 और 85 के बाद हो गया 86। तो लगातार 2 बार वृद्धि आ गई। तो इस वाले को हम काउंट करेंगे अपने आंसर में। तो अभी राज्य ए को देखें तो इधर 70 ये सेम है। तो फिर 71 हो गया, तो ये बढ़ गया, फिर कम हो गया। तो इधर 70 से 74 फिर बढ़ गया और 74 से 75 फिर बढ़ गया। मतलब इधर भी बढ़ोतरी हुई और इधर भी। तो लगातार 2 वर्षों में बढ़ोतरी हुई। तो इसको भी हम अपने आंसर में काउंट करेंगे। तो अभी राज्य एम को देखें तो 98 से 95 तो ये कमी हुई है। तो 95 से 96 ये वृद्धि, तो ये इधर सेम रहा है। तो इसके बाद 96 से 97 और 97 से 98 तो एक वृद्धि यहाँ पे हुई है और एक वृद्धि यहाँ पे हुई है। तो इसको भी हम ले लेंगे अपने आंसर में। अभी राज्य एन को देखते हैं तो इधर कमी हुई है और ये इधर फिर कमी हुई है। तो यहाँ पे ये फिर कमी, इसके बाद फिर कमी, तो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई और उसके बाद फिर कमी हुई। तो इसको हम अपने आंसर में नहीं लेंगे। तो अभी राज्य के को देखते हैं तो 68 से हुआ 69 तो वृद्धि हुई, इसके बाद फिर कमी, तो इसके बाद वृद्धि फिर सेम रहा है। उसके बाद फिर 67 से 68 वृद्धि हुई है, 68 से 70 फिर वृद्धि हुई है। मतलब यहाँ पे भी वृद्धि हुई है और यहाँ पे भी। तो लगातार 2 वर्षों में वृद्धि हुई है। तो इसको भी हम अपने आंसर में लेंगे। अभी पी को अगर देखें तो 65 से 60 कमी हुई है। तो 60 से 67 ये वृद्धि हुई है। इसके बाद फिर कमी, तो यहाँ पे फिर कमी हुई है और ये फिर वृद्धि हुई है यहाँ पे और इसके बाद सेम रहा है। मतलब इसको हम अपने आंसर में नहीं लेंगे। अभी राज्य डी को देख लेते हैं।
तो यहाँ पे वृद्धि हुई है, फिर ये सेम रहा है, ये आ जाएगा 71 से 69। तो इसके बाद फिर कमी, तो 69 से 75, फिर यहाँ पे वृद्धि हुई है और यहाँ पे फिर कमी और इसके बाद फिर कमी। तो इसको भी हम अपने आंसर में नहीं लेंगे। अभी राज्य आर को देख लेते हैं। तो 59 से 59, तो यहाँ पे ये सेम है। तो 59 से हुआ 60, तो यहाँ पे वृद्धि हुई और 60 से हुआ 61, तो यहाँ पे फिर वृद्धि हुई। तो इसको भी हम अपने आंसर में ले लेंगे। तो ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें लगातार 2 वर्षों में वृद्धि हुई है? तो वो राज्य हैं टी, ए, एम, के और आर। और ये कितने राज्य हैं? 3 और 2 5 राज्य हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 5 अलग अलग महीनों में 3 अलग अलग स्टोर द्वारा बेचे गए डोनट्स की संख्या दर्शाती है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अक्टूबर में स्टोर पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए डोनट्स की कुल संख्या का उसी महीने में स्टोर क्यू और आर द्वारा बेचे गए डोनट्स की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो महीना हमें दिया हुआ है अक्टूबर का, तो अक्टूबर है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें निकालना है P प्लस R। तो P यहाँ पे है और R यहाँ पे है। तो इसने बेचे हैं 125 और 960, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 1085 के इक्वल। और अभी हमें देखना है Q और R का उसी महीने में, और Q में है 905 और R में है 960, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1865 के इक्वल। और हमें इन दोनों का रेशियो बताना है। तो 5 से अगर इसको कट करें तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सते 35 और अनुपात ये इधर आ जाएगा 5 तिया 15, तो 36, 5 सते 35 और 5 तिया 15 और ये अनुपात आया है 217 अनुपात 373 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि दिया गया पाई चार्ट मई 2019 में ग्रीष्मकालीन शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रम चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या दर्शाता है। तो यहाँ पे हमें पाई चार्ट दिया हुआ है और यह हमें दिया हुआ है परसेंटेज में। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ग्रीष्मकालीन शिविर में 300 छात्रों ने भाग लिया और शिविर के लिए प्रत्येक बच्चे को केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई। योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या संगीत और नृत्य एक साथ चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या से कितनी कम है? तो हमें छात्र दिए हुए हैं 300, मतलब जो 100% की वैल्यू है वो 300 के इक्वल दी हुई है। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकाले तो वो हमारी आ जाएगी 3 के इक्वल। अभी हमें देखना है योग और पेंटिंग। तो ये योग है और ये है पेंटिंग। तो यहाँ पे है 18% और यहाँ पे है 12%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 30% के इक्वल। तो अभी हमें देखना है संगीत और नृत्य। तो संगीत है यहाँ पे और नृत्य है यहाँ पे, मतलब ये है 16% और ये है 24%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 40% के इक्वल। और हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस है 10% के इक्वल और 1% की वैल्यू है 3 के इक्वल। तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 30 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें साइन थीटा की वैल्यू 8/17 दी हुई है और हमसे tan थीटा की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं थीटा। तो इसमें अगर साइन थीटा की वैल्यू लिखें तो ये इधर 8 आएगा और इधर आएगा 17 और पाइथागोरस से ये थर्ड साइड हो जाएगी 15 के इक्वल। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/15 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है दो संख्याओं 110 और 1980 का HCF क्या है? मतलब जो भी हमारा HCF आएगा तो उसके लास्ट में एक तो 0 आएगी। अभी ये इधर 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है, मतलब जो भी हमारा HCF आएगा वो भी 11 का मल्टीपल होगा। अभी अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो ये ऑप्शन नंबर 3 है जो 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे इस व्यंजक का सरलीकृत रूप पूछा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें एक बार y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो इधर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो x³ और प्लस में x³ तो ये इक्वल आएगा 2x³ के। अभी ऑप्शन में y की वैल्यू 0 रखें
तो ये आएगा एक्स क्यूब और ये भी आएगा एक्स क्यूब। मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 हमारे आंसर नहीं होंगे। और इसमें ये आ जाएगा 2x क्यूब और ये आएगा 2x क्यूब। मतलब ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से कोई भी हमारा एक आंसर होगा। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इसमें हम x और y की वैल्यू 1 1 रख देते हैं। तो इधर 1 आएगा, 1 + 2 3, 3 का क्यूब होगा 27 और प्लस में, और इधर आएगा 1 - 2 -1 का क्यूब होगा -1। तो ये इधर आ जाएगा -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 26 के इक्वल। अभी ऑप्शन नंबर 3 और 4 में 1 1 रख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में अगर 1 रखेंगे तो ये आएगा 2 और -24, तो ये आ जाएगा -22 के इक्वल। मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अभी अगर ऑप्शन नंबर 4 में x और y की वैल्यू 1 1 रखें तो ये आ जाएगा 2 + 24, ये इक्वल आएगा 26 के। मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता है। तो सबसे पहले हम इधर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है A, ये है B और ये है C। हमें दिया हुआ है BAC का समद्विभाजक BC को D पर काटता है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ये पॉइंट है D, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे यदि AB = 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, और AC = 14 सेंटीमीटर, तो ये है 14 सेंटीमीटर। तो BD रेशियो BC क्या है? तो हमें BD और BC का रेशियो बताना है। तो अभी अगर हम अपनी ट्रायंगल में देखें तो BD और DC का रेशियो हो जाएगा AB और AC के रेशियो के इक्वल। तो ये आएगा 5 और ये आएगा 7। तो अभी अगर इधर से BD और BC का रेशियो निकालें तो वो आ जाएगा 5:12 के इक्वल। और अभी हम अपना ऑप्शन देखें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सारे के सारे हमारे ऑप्शन गलत हैं। या फिर हम B की जगह अगर D कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, BD रेशियो DC। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:7 के इक्वल। तो इस केस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है यदि k⁴ + 1/k⁴ = 47 है तो k³ + 1/k³ का मान क्या है? तो हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये आ जाएगा k² + 1/k² पूरे का होल स्क्वायर, और ये इक्वल आएगा 49 के। तो इधर से k² + 1/k² की वैल्यू आ जाएगी 7 के इक्वल। अभी हम इसमें फिर 2 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा k + 1/k का होल स्क्वायर, और ये आएगा 9 के इक्वल। तो यहाँ से k + 1/k की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। तो अभी हमें k³ + 1/k³ का मान बताना है। तो इसका क्यूब कर देंगे तो k³ + 1/k³ की वैल्यू आएगी 3 का क्यूब और -3 × 3, ये आ जाएगा 27 और -9। इसको सोल्व करके आएगा 18 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का आयतन दशमलव के बाद एक अंक तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लेटरल सरफेस एरिया, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² के इक्वल, और वो हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और गोले का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3πr² और इनटू में r, और इसकी वैल्यू हमें पता है 154 है। तो 154 और इनटू में r और अपॉन में 3। अभी हम इसको बिना सोल्व किए अपने ऑप्शन देख के इसका आंसर निकालेंगे। और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.333, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अभी अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.666, और ये भी ऐसे ही चलता जाएगा। अभी अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ऐसे ही अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.333, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे। ऐसे ही अगर 5 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हमारा आ जाएगा 1.666, और ऐसे ही करके बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे ये 3 से डिवाइड किया हुआ है किसी वैल्यू को, तो लास्ट में पॉइंट के बाद या तो हमारा 33 आएगा
या 6 आएगा, क्योंकि हमारे जो भी ऑप्शन है सारे पॉइंट में हैं। अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो ये इधर है 0.1, तो 3 से अगर किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 0.1 नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और 0.8 भी नहीं आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और 0.9 भी नहीं आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और जो ये ऑप्शन नंबर 4 है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आया होगा 3 से डिवाइड होके 179 और पॉइंट में 666 ऐसे ही बढ़ता गया होगा। और हमें बताना था 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित, तो ये हो गया इधर से 179 और पॉइंट में इधर ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा 7, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 - 1 और अपॉन में 2√2। तो हमसे टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान पूछा है, तो हम ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा 4 - 2√3 और अपॉन में ये आ जाएगा 8। तो अभी इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो इधर से 2 साइन थीटा और इनटू कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2√3 और अपॉन में 8 और -1। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आएगा 4 - 2√3 और -8 और अपॉन में 8। तो यह आई है 2 साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा की वैल्यू। अभी 2 से अगर इसको कट करें तो यह आ जाएगी साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा की वैल्यू, और यह आएगी 2 - √3 और -4 और अपॉन में 8। अभी अगर इसको सॉल्व करके लिखें तो यह हमारा आ जाएगा -√3 और -2 और अपॉन में 8। तो ये वैल्यू आई है साइन थीटा इंटू कोस थीटा की। तो अभी हमें बताना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान। अभी अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा, और प्लस में कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। अभी एलसीएम ले इसका तो ये आएगा साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा, और इसकी वैल्यू हमने ये इधर निकाल ली थी तो इसकी जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो √3 और +2 और अपॉन में 8 था तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो इनटू में इसको √3 - 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और √3 - 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा 8 इंटू √3 - 2 और अपॉन में नीचे आएगा माइनस तो आएगा ही आएगा, और इनटू में इसके साथ आएगा a + b और इनटू में a - b, तो ये आएगा a² - b², तो ये आ जाएगा 3 - 4 -1 के इक्वल। तो ये इधर से आ जाएगा 8 इंटू √3 - 2 के इक्वल, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान आया है 8 इंटू √3 - 2, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है यदि x + 1/x = -14 है और x की वैल्यू है लेस देन -1, तो x² - 1/x² का मान क्या होगा। तो इसको अगर हम सोल्व करके लिखना चाहें तो ये है हमारा x + 1/x और इनटू में x - 1/x, और इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इधर से अगर हम x - 1/x का होल स्क्वायर निकालें तो ये हमारा हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर और माइनस का 4। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196 और -4, तो ये आ जाएगा 192 के इक्वल, और इधर से x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी ±√192 के इक्वल। अभी अगर इसको सोल्व करें तो x - 1/x इक्वल टू होगा ±192 के टुकड़े करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करें तो यह आएगा 3 इंटू 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12, तो यह आएगा 8√3 के इक्वल। अभी इसमें से प्लस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे क्योंकि हमें x दिया हुआ है -1 से कम, तो
तो x की वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस वाली वैल्यू हम ले लेंगे, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी -8√3 के इक्वल। अभी हमें ये वैल्यू पता है -14 है और इनटू में इसकी वैल्यू आई है -8√3 के इक्वल। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 14×8 = 112 और इनटू में √3, तो इसकी वैल्यू आई है 112√3 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। तो इधर हम नुमन लिख लेते हैं और इधर गगन लिख लेते हैं और वो 4/5 समय में आधा काम करता है तो पूरा काम करेगा वो 8/5 समय में। तो टाइम का अगर रेशियो निकाले तो वो आ जाएगा 8/5 और रेशियो 1। तो यहाँ से टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:5। तो इधर से अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लें तो वो हो जाएगा 5:8 के इक्वल। अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यदि वे एक साथ एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हम इधर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 एफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब ये एक दिन में 13 काम करते हैं तो 16 दिन में कितना करेंगे तो वो आ जाएगा 16 × 13 और हमें बताना है कि गगन उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो गगन की एफिशिएंसी है 8, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26 दिन। मतलब गगन उस काम को 26 दिन में करेगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि P और Q के शून्येतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या 6, 7, 4 P, Q और 0 को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। तो कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होती है जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम इसके अंकों का योग कर लेते हैं। तो 6 को सबसे पहले हटा देते हैं, 7 और 4 11, उसमें से भी 9 को हटा देते हैं तो अंकों का जो योग बचेगा वो बचेगा 2 + P + Q। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अभी हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है 5 और 4, तो 5 और 4 9, तो 9 को इसमें ऐड करेंगे तो 11 आएगा। मतलब जो ये ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो 2 और 2 4 और 2 6, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। ऐसे ही अगर ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो 5 और 2 7 और 2 9, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम देखते हैं वो संख्या 11 से कब डिवाइड होगी। तो हम इसमें एक बार ऑप्शन नंबर 3 वाली वैल्यू रख लेंगे और फिर एक बार 4 वाली वैल्यू रख लेंगे। जिस पे भी वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 6, 7, 4 और P और Q की जगह रख लेते हैं 2 और 2 और यहाँ पे 0। अभी इसको अगर 11 से डिवाइड होने के लिए चेक करना है तो 6 और 4 10 और 2 12, तो ये आएगा 7 और 2 9 और 0, तो 9 और 11 उनका डिफरेंस ना तो 11 आया ना 11 का कोई भी मल्टीपल, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। मतलब जो ये ऑप्शन नंबर 3 है ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि R1 + R2 = C1 C2 के इक्वल है। सामान्य नोटेशन के साथ R1 और R2 और C1 और C2 दो वृत्तों की त्रिज्या और केंद्र है। तो हम 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं आपस में। तो हम 2 सर्कल टच करते हुए बना लेते हैं। इसका केंद्र है इधर और इसका केंद्र है इधर और ये केंद्र हमें दिए हुए हैं C1 और C2 के इक्वल और इनकी रेडियस हमें दी हुई है R1 और R2। तो हम C1 और C2 को मिला देते हैं तो ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2 और R1 + R2 की वैल्यू हमें दी हुई है C1 C2 के इक्वल। मतलब ये फिगर हमें बनाने के लिए ये वैल्यू दी हुई थी। इससे हमें पता चलता कि वो दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अभी हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है, मतलब कॉमन टेंजेंट्स की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक तो हम यहाँ से खींच सकते हैं स्पर्श रेखा और एक हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और एक हम
यहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो टोटल हम 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इन 2 वृत्तों पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाती है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कंपनी एच तथा आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन का कंपनी जे तथा के द्वारा मिलकर बाइक के उत्पादन से अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हमें कंपनी एच और आई का देखना है और उसमें हमें ट्रक की संख्या देखनी है। तो एच यहाँ पे है और आई यहाँ पे, तो ट्रक है यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 400 और 300 700। तो इधर लिखते हैं 700 और इसका अनुपात हमें बताना है कंपनी जे तथा के द्वारा मिलकर बाइक के उत्पादन से। तो जे है यहाँ पे और के है यहाँ पे और इनकी बाइकों की संख्या 350 और 400, तो ये हो जाएगा 750 के इक्वल। अभी अगर इनका रेशियो निकाल ले तो 0 से 0 कट होगी, 5 से इसको कट करेंगे तो इधर आएगा 14 और इधर आएगा 15। तो ये हमारा रेशियो आया है 14:15 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम लिखेंगे 0.5 और अपॉन में 20 और परसेंटेज बताना इंटू में 100। 20 से इसको कट करेंगे तो 5 पे कट होगा, तो ये आ जाएगा 2.5% के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। तो इधर हम राम लिखते हैं और इधर हम रमेश लिखते हैं। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5, ये हो जाएगा 3:5। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसकी वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो 7 साल बाद उनका अनुपात होगा 4:5। अभी इसमें 0 का डिफरेंस है और इसमें 1 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ये डिफरेंस सेम करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के डिफरेंस से। तो इनका डिफरेंस है 1 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के डिफरेंस से और इनका डिफरेंस है 2, तो इनटू में 2। तो ये आ जाएगा 3:5 और ये आ जाएगा 8:10। इसका डिफरेंस अभी आया 5 के इक्वल और इसका डिफरेंस भी आया 5 के इक्वल। और जो 5 की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 7 के इक्वल और हमसे रमेश की वर्तमान आयु पूछी है और रमेश की वर्तमान आयु है 5 के इक्वल। तो यहाँ से 5 की वैल्यू आई है 7 के इक्वल, मतलब रमेश की वर्तमान आयु होगी 7 वर्ष और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल दिए हुए हैं जहां 2 थीटा एक न्यून कोण है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जो ये दोनों फंक्शन इक्वल दिए हुए हैं तो ये अपोजिट फंक्शन होते हैं। जब भी 2 अपोजिट फंक्शन अगर इक्वल होंगे तो उनके एंगल का जोड़ होगा 90 डिग्री के इक्वल। तो इधर से 2 थीटा और प्लस में थीटा माइनस 36 डिग्री की वैल्यू होगी 90 डिग्री के इक्वल। तो इधर से अगर इसको सोल्व करें तो 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस 36 के इक्वल। तो ये होगा 126 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, तो वो आ जाएगी 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 42 डिग्री के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।